हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज बिजनेस स्टडी का जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसको करेंगे। तो हमारा लास्ट टॉपिक जो बिजनेस स्टडी में आता है या लास्ट कार्य प्रबंध का जो आता है वो नियंत्रण है। तो ये आज की वीडियो आपको नियंत्रण समझाएगी कि नियंत्रण क्या होता है। तो नियंत्रण की अवधारणा मतलब कि उसका कंसेप्ट समझेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे कि कंसेप्ट क्या होता है। फिर हम नियंत्रण का महत्व क्या है संगठन के लिए, नियंत्रण की क्या सीमाएं हैं जो भी हैं, और फिर नियंत्रण की प्रक्रिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा जो कंटेंट है वो इतना है। तो इन सभी टॉपिक्स को आज हम अपनी वीडियो में करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट समय पर वीडियो आती रहे और हम 95% के अपने टारगेट को आसानी से पूरा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना नियंत्रण का टॉपिक। सबसे पहले नियंत्रण का अर्थ पढ़ेंगे कि नियंत्रण होता क्या है। तो नियंत्रण से तात्पर्य संगठन में नियोजन के अनुसार क्रियाओं के निष्पादन से है। तो देखो, नियंत्रण में जो भी कार्य किया जाएगा उसका जो आधार है वो कहाँ से आएगा? नियोजन से। नियोजन का मतलब प्लानिंग से। तो हम प्लानिंग में जो हमने मानक सेट किए हैं उनके अनुसार हम नियंत्रण करते हैं पूरी प्रक्रिया को। आगे और समझे तो नियंत्रण इस बात का भी आश्वासन हमें देता है कि संगठन जो भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग प्रभावी और दक्षता पूर्वक ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। कि संगठन में उन जो हमारे पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं उनको हम जो भी संसाधन हमारे पास अवेलेबल हैं उनका हम प्रभावी और दक्षतापूर्ण ढंग से उपयोग कर रहे हैं सो दैट वो लक्ष्य प्राप्त हो सके। नियंत्रण ये आश्वासन हमें देता है। नियंत्रण एक उद्देश्य मूलक कार्य है। तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि उद्देश्य सेट है, मानक सेट है, उस मानक को पाने के लिए किया गया कार्य है। तो उद्देश्य मूलक कार्य हो गया। आगे चलते हैं तो देख, अच्छा ये मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो अभी हम यहाँ पर ये कर रहे हैं ये इनकी विशेषताएं भी हैं नियंत्रण की। तो हम नियंत्रण की विशेषताएं भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसी कंसेप्ट में, मतलब कि अवधारणा के अंदर मैं आपके सामने नियंत्रण की विशेषताएं भी दे रहा हूं। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नियंत्रण एक सर्वव्यापी कार्य है, मतलब कि हर जगह है, हर प्रकार की संगठन में, हर प्रकार की आकार में इसका उपयोग होता है, हर फंक्शन में, हर स्तर पर नियंत्रण लाना जरूरी है क्योंकि नियंत्रण मानकों को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। प्रत्येक प्रबंधक का प्राथमिक कार्य है। तो प्रबंधक सिर्फ प्लानिंग कर कर नहीं चुप बैठ सकता, शांत नहीं रख सकता जब तक वो उन उद्देश्यों को जो उन्होंने सेट किए हैं उनको प्राप्त न कर ले। इसलिए नियंत्रण को प्रबंधक का प्राथमिक कार्य भी कहा गया है क्योंकि इससे पहले का सारा कार्य फेल हो जाएगा अगर हमने नियंत्रण को सही ढंग से नहीं किया और जो हमारे उद्देश्य थे उनको हमने प्राप्त नहीं किया। प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर किया जाता है नियंत्रण, चाहे वो शीर्ष हो, मध्यम हो, निम्न स्तर हो। तो प्रबंधक को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण कार्य को निष्पादित करना चाहिए। तो हर स्तर पर होता है, इसलिए अधीनस्थ कर्मचारी जहां पर भी होंगे, किसी भी स्तर पर हों वो, ठीक है, चाहे टॉप पर हो, मिडिल पर हो और चाहे निम्न स्तर पर हो, यहाँ पर आपको नियंत्रण करना ही पड़ेगा। तो नियंत्रण हर स्तर पर आपको पूरा करना पड़ता है। तो ये तो हो गया नियंत्रण का अर्थ। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि नियंत्रण क्यों किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। तो नियंत्रण का महत्व करेंगे। तो पहला जो अगर मैं हम समझें तो हमें ये समझना है कि नियंत्रण जो है वो प्रबंध का अनिवार्य कार्य है, मतलब कि करना ही पड़ता है क्योंकि जब तक आप इसको नहीं करोगे आपकी पूरी जो क्रियाएं आज तक आपने की, चाहे नियोजन में की, चाहे संगठन बनाने में की, चाहे स्टाफिंग करने में की हो, मतलब कि नियुक्तिकरण में किया हो, और चाहे इससे पहले जो निर्देशन हमने किया है वो सभी फेल हो जाएगा अगर हम प्रबंध में नियंत्रण का कार्य पूरा
नहीं करेंगे। तो क्या क्या महत्व है संगठन के लिए, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहला है कि जो भी संगठन के लक्ष्य होते हैं, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, निष्पत्ति का मतलब प्राप्त करना ही है, या प्राप्ति भी कह सकते हैं। तो संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है अगर हम नियंत्रण सही प्रकार से कर पाएं और मानकों को प्राप्त कर पाएं। तो मानकों को प्राप्त किया जाता है, ऑब्वियसली है, मानक ही हमारे क्या है, उद्देश्य हैं। तो मानकों को प्राप्त करने के लिए नियंत्रण की पूरी क्रिया की जाती है, तो इसलिए नियंत्रण संगठन के लक्ष्य प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। दूसरा है कि मानकों की यथार्थता की जांच हो सकती है कि भाई जो भी मानक सेट किए थे, मान लिया मैंने कहा कि एक कर्मचारी एक दिन में 50 यूनिट बनाएगा, ठीक है, 50 यूनिट का उत्पादन करेगा। जब हम वास्तविकता देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक कर्मचारी एक ही दिन में 20 यूनिट बना रहा है। कहीं ना कहीं ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, वास्तविकता में और जो मानक हमने सेट किए, तो उसमें बहुत बड़ा गैप है। दैट्स मीन्स मानक जो हैं वो यथार्थता को रिफ्लेक्ट नहीं करते, मतलब कि वास्तविकता नहीं दिखाते। हमने कुछ ज़्यादा ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया था, यहाँ से हमें ये पता चलता है। तो ऐसे केस में हम जो हमने प्लानिंग की थी, जो योजना बनाई थी, उस पर दोबारा से विचार करेंगे और उसको सही करने की कोशिश करेंगे, जिससे जितनी मानवों की आवश्यकता है हम उसे भी पूरा कर पाएँ, क्योंकि काम भी पूरा नहीं हो पा रहा होगा। साथ ही साथ एक एक इंडिविजुअल कर्मचारी पर जो हमने इतना बर्डन डाल रखा था, उसको भी कम करने में, उसको यथार्थ करने में हमारी मदद मिलेगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो संसाधनों का फलोत्पादक उपयोग, मतलब कि उनके उपयोग इस तरीके से करते हैं, अगर हम नियंत्रण की प्रक्रिया को ढंग से करते हैं तो उनसे हमें जो भी उचित रिजल्ट है, उचित परिणाम जो है वो प्राप्त होता है, उसी को हमने फलोत्पादक कहा है। तो उचित परिणाम मिलना चाहिए संसाधनों का प्रयोग कर कर, मतलब कि उद्देश्यों को हम संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर कर प्राप्त करें। तो ये जब ही हो सकता है जब हम नियंत्रण की प्रक्रिया को ढंग से करेंगे। आगे देखेंगे नियंत्रण की प्रक्रिया क्या होती है। नेक्स्ट आया कि कर्मचारियों को मोटिवेट करने में भी नियंत्रण हमारी मदद करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि नियंत्रण में क्या किया जा रहा है, एक तो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, दिशा निर्देश तो दे दिए, हम ये देख रहे हैं कि कमी कहाँ पर है। तो क्या दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है, और क्या किसी को कोई समस्या है, और उस समस्या का क्या समाधान है, इन सबको हम नियंत्रण में देखते हैं। तो अगर कोई समस्या है और उसके समाधान हमारे पास है, तो हम अपने कर्मचारी को अभिप्रेरित कर सकते हैं कि वो इस प्रकार से जो भी समस्या उसको अपने जो भी उत्तरदायित्व उसे दिया है उसको पूरा करने में आ रही है, वो उसका उपयोग सही प्रकार से कर सकता है। चलते हैं आगे। आदेश और अनुशासन की सुनिश्चितता। तो देखा, आपने देखा दिशा निर्देशों का पालन करना भी हम देखते हैं नियंत्रण में। तो जो आदेश हमने उनको दिए हैं क्या वो पूरे हो रहे हैं, ये भी हम नियंत्रण की प्रक्रिया से पूरा करवाते हैं जहाँ नहीं हो पा रहा। और कंपनी के अंदर अनुशासन लाने में भी नियंत्रण का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हमने कह दिया कि सभी कर्मचारी 9 बजे कंपनी के अंदर अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करा लें, और जो भी उनका उस दिन का कार्यभार है उसको वो ले लें, तो हमें ये देखना होगा कि वो एक्चुअली हो रहा है, वो वास्तविकता में हो रहा है, ये देखना हमारा ही काम होता है। ठीक है, तो प्रबंधक इस चीज को सुनिश्चित करता है कि अनुशासन कंपनी के अंदर मेंटेन है और कैसे उसको और इम्प्रूव किया जा सकता है।
अब लास्ट करें तो कोऑर्डिनेशन लाने में भी नियंत्रण हमारी मदद करता है, क्योंकि नियंत्रण से हमें ये पता चलता है कि कहाँ कोई समस्या है, कहाँ पर लोग एक दूसरे को या एक विभाग दूसरे विभाग से कहाँ जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, कहाँ उनके बीच में तालमेल स्थापित नहीं है। तो उनके बीच में तालमेल स्थापित करना, ये भी कार्य कौन करता है? नियंत्रण करता है। तो ये नियंत्रण की महत्व था। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है नियंत्रण की सीमाएं। कुछ कमियां भी हैं नियंत्रण में, तो उसको भी देख लेते हैं। कमियां इन द सेंस जब हम उसको नेगेटिव फॉर्म में लें, जब हम उसको ढंग से ना कर पाएं, तो वो कमियां होती हैं। तो देखिए पहली कमियां क्या है? परिमाणात्मक मानकों, मतलब कि जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, क्योंकि नियंत्रण जब ही कर सकते हैं जब वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में हो। तो जो स्टैंडर्ड, मानक का मतलब स्टैंडर्ड होते हैं, तो जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए थे उनको निर्धारित करने में कई बार कठिनाई होती है। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया, हम क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड कर्मचारियों के का मनोबल के लिए कैसे सेट करेंगे? तो कई जगह ऐसी होती है जहां पर नियंत्रण करना मुश्किल है, क्योंकि उनको हम क्वांटिटेटिव वे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब कार्य संतुष्टि हो या मानवीय व्यवहार हो, इसके लिए मानकों का निर्धारण करना किसी भी संगठन के लिए एक तरीके से बहुत कठिन कार्य है। तो इसलिए जब मानक ही सेट नहीं हो पाए तो हम उसको नियंत्रित कैसे करें? नेक्स्ट आया कि बाह्य घटकों का पर अल्प नियंत्रण। तो आपने पढ़ा है पूरा व्यावसायिक पर्यावरण, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी जितने भी आयाम थे वो सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उनको नियंत्रित भी हम नहीं कर सकते, पर वो हमारे संगठन की जो भी कार्य प्रणाली है उसको प्रभावित करते हैं। तो एक सीमा ये है कि हमारा बाह्य जो घटक है उन पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है। नेक्स्ट आता है कि कर्मचारियों का प्रतिरोध। अगर आपका जो संगठन के अंदर जो नेता है, नेता का मतलब प्रबंधक भी हो सकता है और एक पर्यवेक्षक भी हो सकता है। तो कोई भी नेता है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा काम के लिए, अगर वो उनको सही ढंग से अभिप्रेरित ना कर पाया हो, उनको गाइड ना कर पाया हो, तो किसी भी नए परिवर्तन के लिए आपको बहुत गतिरोध सहना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बड़ी दिक्कत करता है कि कर्मचारी एक चीज के लिए प्रतिरोध करते हैं। तो नियंत्रण करना थोड़ा डिफिकल्ट कार्य हो जाता है जब कभी भी हम परिवर्तन कंपनी के अंदर लाना चाहते हैं। तो महंगा सौदा, देखो पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, तो लागत भी आती है। नियंत्रण आप देखोगे, आप नियंत्रण की आगे जो तकनीक है उनको पूरा करने में लागत भी आएगी, समय भी लगेगा। तो इन दोनों का अपव्यय हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा लग जाएंगे अगर हम नियंत्रण की प्रक्रिया को पॉजिटिव वे में पूरा ना कर पाए, नेगेटिव वे में कर पाए, मतलब कि हम नियंत्रण अच्छा ना कर पाए तो लागत भी ज्यादा आएगी और समय भी ज्यादा लगेगा। तो ये थी नियंत्रण की सीमाएं। अब प्रक्रिया देखते हैं कि नियंत्रण की प्रक्रिया कैसे, मतलब नियंत्रण हम कैसे करते हैं किसी संगठन के अंदर, नियंत्रण की क्या प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया में देखें तो सबसे पहला जो पॉइंट है, 5 स्टेप हैं टोटल। 5 स्टेप में सबसे पहला है कि आप मानकों का निर्धारण करेंगे जिसके बेस पर आप नियंत्रण करेंगे पूरा। फिर वास्तविक जो निष्पादन है, जो कार्य लोगों ने किया उसको मापेंगे। फिर उस मानक और वास्तविक निष्पादन में तुलना करेंगे। फिर जो विचलन है उसका विश्लेषण करेंगे कि भाई इनमें कोई डिफरेंस तो नहीं आया। मान लिया हमने कहा कि जो मानक सेट किए, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा था 50, वास्तविकता देखते हैं तो पता चला कि 40 आया। तो जो डिफरेंस है वो 10 का है। तो इस 10 का जो ये डिफरेंस है ये क्यों आया, उसका कारण क्या है, उसका विश्लेषण करना ये विचलन में होता है। और फिर उस विचलन को सही करने का काम किया जाता है, सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। तो शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं, तो उसमें है कि निष्पादन मानकों का निर्धारण करेंगे। तो सर्वप्रथम यही कार्य किया जाता है कि मानकों को डिसाइड किया जाता है
कि जब नियंत्रण करें तो क्या मानक हो जिनके आधार पर, ये सब नियोजन के थ्रू आएंगे आपके पास, क्योंकि नियोजन में ये कार्य आप कर चुके हो। तो हमें सिर्फ उन मानकों को देखना है और अपनी कंपनी में, अपने संगठन में उस नियंत्रण करने के लिए लागू करना है। मानक का एक मानदंड है जिसके तहत वास्तविक निष्पादन का माप किया जाता है। तो मानक है क्या, स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड एक मानदंड है, एक क्राइटेरिया दिया जाता है। जैसे 50 हमने बोला कि 50 यूनिट, तो ये 50 यूनिट एक वो क्राइटेरिया है जिसके बेस पर हम जो वर्कर्स हैं उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मापेंगे। ठीक है, तो वास्तविकता का निष्पादन किया जाता है। मानक एक मील के पत्थर की भांति होता है जिसको प्राप्त करने के लिए संगठन ललायित रहते हैं। तो संगठन चाहता है कि हर कर्मचारी उस लक्ष्य को पा सके जो मानक के रूप में उसके सामने रखा गया है। मानक को परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों रूपों में निर्धारित किया जा सकता है। ये क्वांटिटी है जिसमें हम क्वांटिटी बेस पर उनका निर्धारण करेंगे। ठीक है, क्वांटिटेटिव होता है वैसे तो, पर अभी मैंने क्वांटिटी इसलिए लिखा। यहाँ क्वालिटी देखिए, क्वालिटी को भी मानक के रूप में निश्चित किया जा सकता है, पर नॉर्मली हम क्वांटिटी में करते हैं क्योंकि क्वालिटी को नापना बड़ा कठिन कार्य होता है। तो नियंत्रण जो करना होता है वो हमें क्वांटिटी बेस करना होता है। परिमाणात्मक, जिसमें उसके एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं आपके सामने कि लागत के रूप में, आगम अर्जन के रूप में, उत्पादन इकाइयों के उत्पादन के रूप में, विक्रय के रूप में आपके सामने हो सकते हैं। वो कार्य पूरा करने में जो समय लग रहा है उसके अनुसार भी क्वांटिटी डिसाइड की जा सकती है। क्वालिटी में बात करें अगर हम सब, तो देखते हैं कि सुनाम, सुनाम का मतलब क्या, फेम पाया हमने, क्या रेपुटेशन गेन की, तो अब उसको नापना बड़ा मुश्किल काम है। पर आप गुणात्मक भी क्या कर सकते हैं, मानक निर्धारित कर सकते हैं। कर्मचारियों के प्रेरणा स्तर में वृद्धि, अब इसको कैसे नापें कि कितना उनका मोटिवेशनल लेवल बढ़ा है। ठीक है, तो मापने के लिए तो एक संख्या चाहिए, तो संख्या यहाँ पर निश्चित करना बड़ा मुश्किल काम होता है मानक में। तो मानकों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहला कार्य हमारा यही होता है। नेक्स्ट है, अब उनका हम वास्तविक निष्पादन देखेंगे कि उन्होंने रियल में क्या किया। 50 यूनिट का टारगेट हमने तो दे दिया, मानक तो निश्चित हो चुका है। मानक निश्चित हो चुका है कि एक कर्मचारी को 50 यूनिट बनानी है। ठीक है, अब अगला कदम क्या है कि वास्तविक निष्पादन को मापा जाएगा। निष्पादन की माप उद्देश्यपूर्ण तथा विश्वसनीय विधि से होनी चाहिए। तो जिससे हम मापें वो एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण और विश्वसनीय माप विधि हो जिससे सही जो है, यथार्थ बोला था ना उन्होंने, यथार्थता को वो फॉलो करता हो। तो निष्पादन की माप बहुत सी तकनीकियां, मतलब बहुत सारी तकनीक हमारे सामने हैं। निष्पादनों को मापने के लिए बहुत सारी तकनीक अवेलेबल हैं, जैसे देख रेख विधि, नमूना जांच विधि, निष्पादन रिपोर्ट आदि। ये सब निष्पादन को मापने के टेक्निक्स हैं। तो इनका यूज हम इस तरीके से करें कि वो विश्वसनीय भी हो और उद्देश्यपूर्ण भी हो, जिससे हम पता लगा सकें क्या वास्तविकता है जो हमने मानक में निर्धारित किया है। तो जहां तक संभव होता है निष्पादन की माप उस इकाई में हो जिसमें मानकों का निर्धारण किया है। तो उसी इकाई, मतलब जैसे हमने यूनिट यहाँ इकाई ली है, तो यूनिट में ही निष्पादन को भी मापा जाए। ये बहुत जरूरी होता है कि माप की इकाई एक हो। तो संभव यही करना होता है कि हमें एक जैसा माप रखना होता है। जहां भी संभव हो निष्पादन जो होता है, निष्पादन को नापने का, मापने का जो कार्य होता है वो जब करना चाहिए जब कार्य चल रहा हो, सो दैट जो भी वेरिएशन है, जो विचलन है, उसको नोट किया जा सके। और अगर वो विचलन कंट्रोल करने की कंडीशन में है, नियंत्रण करने की दिशा में है, तो उसका नियंत्रण साथ साथ किया जा सके। ठीक है, तो संभव हो तो कार्य के साथ साथ उसका निष्पादन या उसका मापन किया जाए। नेक्स्ट आता है कि जो तीसरा जो हमारा इसका नियंत्रण प्रक्रिया का स्टेप है वो है वास्तविक निष्पादन
की मानकों से तुलना की जाएगी, कंपैरिजन होगी। तो इस कार्यवाही में वास्तविक निष्पादन की तुलना हम निर्धारित मानकों से करते हैं। इस तुलना में इच्छित तथा वास्तविक परिणामों में अंतर हो सकता है, नॉर्मली मिलता है। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा था कि मानक हमारा 50 यूनिट है, पर हम देखते हैं कि जो एक कर्मचारी है वो वास्तविक रूप में 40 यूनिट बना पा रहा है। तो ये मानक है और ये वास्तविक निष्पादन है, तो इन दोनों में अंतर है। ठीक है, तो मानक का निर्धारण यदि क्वांटिटेटिव फॉर्म में हो, शब्दों में किया जाता है, तो तुलना सरल होती है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। तो उसको देखा जाता है कि वो अंतर कैसे आया। अब उस विचलन, जो वो 10 यूनिट का विचलन है, जो मानक में और वास्तविक निष्पादन में वो 10 यूनिट का विचलन है, अब ये क्यों आया, इसका विश्लेषण किया जाएगा। तो इस प्रकार के क्रियाकलापों में कार्य संपूर्ण होने में कुछ विचलन का होना स्वाभाविक होता है, वो हमने देखा। नॉर्मली ये मिलता है, कभी भी हम मानकों को प्राप्त लगभग लगभग नहीं कर पाते। अतः यह आवश्यक है कि यह निश्चय किया जाए कि विचलनों का क्षेत्र अनुमानतः क्या होगा, मतलब रेंज क्या होगी। क्षेत्र का मतलब यहां पर रेंज है। देखो, मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इसी में रहूं, अपने इसमें 10 यूनिट का, अगर मानक रखा गया है 50 यूनिट का, और मैं एक कर्मचारी नॉर्मली 48 यूनिट बना पा रहा है, तो अगर दोनों का विचलन देखें तो सिर्फ 2 यूनिट का है, तो क्या ये विचलन इग्नोरेबल है, इसको हम अनदेखा कर सकते हैं। तो वो रेंज क्या हो जिसको अनदेखा किया जा सके, ये जानना बहुत जरूरी होता है। 10 तो नहीं है, ये पक्का है। क्या 2 की जा सकती है। इसका साथ यह भी ध्यानपूर्वक देखा जाए कि विचलन के मुख्य क्षेत्र क्या हैं, जिन पर कार्यवाही तुरंत की जानी हो। तो जो भी हमने मानक हर एक में रखे हैं, हर कार्य के लिए मानक रखा है, तो ऐसे कौन से मुख्य क्षेत्र हैं जहां पर कार्यवाही को साथ के साथ हमें करना चाहिए। अपेक्षाकृत उन क्षेत्रों के जो अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो कार्यवाही तुरंत किसके लिए की जाएगी, जो नेसेसरी है। जैसे 10 यूनिट को देखना जरूरी था, 2 यूनिट को आप इग्नोर भी कर सकते हो। इसके लिए उचित होगा कि विचलनों के लिए अधिकतम और न्यूनतम सीमाएं सेट की जाएं कि भाई इतने से इतने के बीच में हम कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, पर अगर वो ये सीमा क्रॉस करता है तो फिर हम विचलन पर ध्यान देंगे, विचलन का सुधारात्मक कार्यवाही की तरफ हम चलेंगे। तो इसी में 2 तकनीकें हैं हमारे सामने। एक को कहते हैं हम जटिल या संकट बिंदु नियंत्रण। इनको हम इंग्लिश में अगर बोलें तो ये क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है। तो क्रिटिकल का मतलब आपको पता ही है। तो जो ज़्यादा चिंताजनक बात है संगठन के किसी भी नियंत्रण के प्रक्रिया में, उस पर आप ध्यान दीजिए। तो एक संगठन प्रत्येक क्रिया पर निगरानी रखना, ना तो यह एक अल्पव्ययी होगा, पैसा कम लगेगा, और ना ही आसान होता है। तो आप हर एक क्रिया को निगरानी में अपने नहीं रख सकते, इसलिए ना ही आप सभी चीजों को नियंत्रित कर सकते। तो नियंत्रक द्वारा उन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, केंद्रित उसे उन बिंदुओं पर करना चाहिए जो जटिल है, मतलब कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्रिटिकल है, तथा संगठन की प्रगति में बाधक है, जिससे संगठन का विकास नहीं हो पा रहा। तो एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि अगर 5% हमारा क्या हो जाए, डाक व्यय बढ़ जाए, तो शायद इतना चिंताजनक नहीं है जितना अगर वो 15% बढ़ जाए। तो ये इतना क्रिटिकल नहीं था, पर 15% क्रिटिकल है। ऐसे ही रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर 1% इंक्रीज हो रही हो, तो शायद हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उतना क्रिटिकल नहीं है। बट अगर ये ही 11% हो जाए, तो ये क्रिटिकल हमारे लिए है। तो ये जो जटिल संकट बिंदु नियंत्रण है, ये यही बताता है कि जो ज्यादा चिंताजनक है उस पर साथ के साथ कार्यवाही हमें करनी चाहिए। ऐसी ही एक दूसरी प्रक्रिया है जिसको हम अपवाद द्वारा प्रबंधन कहते हैं, इसको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहते हैं। तो आपने एक्सेप्शन का मीनिंग, क्योंकि इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि एक्सेप्शन क्या होती है।
अपवाद क्या होते हैं? अपवाद द्वारा प्रबंध से आशय जिसका नियंत्रण प्राय अपवादों द्वारा किया जाता है वो है। मतलब कि अगर प्रबंध का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यदि अगर आप सारी चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करोगे तो आप किसी भी चीज को नियंत्रित नहीं कर पाओगे। अतः आप केवल उन पर ध्यान लगाइए, उन विचलनों पर ध्यान लगाइए जो आपकी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है, बाकियों पर आप ध्यान केंद्रित नहीं कीजिए। तो जो क्रिटिकल पॉइंट है या जो क्रिटिकल पॉइंट तो ऊपर था, यहां पर यह कि जो महत्वपूर्ण है। अब जैसे मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही लूं तो अगर मैं कहूं कि स्टेशनरी, किसी संगठन में स्टेशनरी में विचलन आया, जो मानक मैंने सेट किए थे उससे 10% स्टेशनरी इंक्रीज हो गई उसकी कॉस्ट। ठीक है, अभी आप समझिएगा पहले एग्जांपल। और मैं ये कहता हूं कि जो रॉ मटेरियल है वो 8% इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो आपके हिसाब से इन दोनों में कौन सा अपवाद द्वारा प्रबंध है, मतलब किस पर कौन महत्वपूर्ण है? स्टेशनरी 10% बढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है या रॉ मटेरियल 8% बढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हमें कंट्रोल में लेना चाहिए? तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। मैं अभी आपको इसका आंसर बताता हूं। इसमें रॉ मटेरियल ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखो स्टेशनरी पर आप पूरे साल में एक संगठन में कितना खर्च कर सकते हो टोटल एक्सपेंडिचर का। अगर टोटल लागत का हम देखें तो स्टेशनरी पर मुश्किल से 2 से 3% ही खर्च होता है। ठीक है, 2 से 3% ही आप स्टेशनरी पर खर्च करते हो। रॉ मटेरियल का अगर लागत के अंदर आप शेयर देखोगे ना तो कम से कम भी 30 से 40% के बीच में होगा कहीं ना कहीं। तो 30 से 40% अगर 8% बढ़ जाए तो ज्यादा चिंताजनक है, या 2% 10% बढ़ जाए तो मतलब 0.2, यहाँ पर 0.2 की वृद्धि है और यहाँ अगर आप देखो तो 2.4 या कह सकते हैं कि 3.2 की वृद्धि है। तो 0.2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 3.2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो 8% है, 8% अगर 30 का निकालते हो तो 2.4 आता है, 40 का निकालते हो तो 3.2 आता है। 2 का 10% 0.2 ही बैठता है। ठीक है, 3 का भी अगर मैं 10% निकालू तो 0.6% निकलता है। तो मेरे लिए रॉ मटेरियल ज्यादा जरूरी है। तो वो ये कहते हैं कि आप रॉ मटेरियल को कंट्रोल में लो, स्टेशनरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर करो। तो विचलन को किसको देखना आपके लिए जरूरी है? रॉ मटेरियल। तो जब ऐसे विचलन आपको पता चल जाएं कि जिन पर आपको कार्यवाही करनी चाहिए, तो अब अगला कार्य यही होता है कि सुधारात्मक कार्यवाही की जाए। तो नियंत्रण प्रक्रिया का यह अंतिम चरण होता है जिसमें सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। यदि विचलन अपनी निर्धारित सीमा के अंतर्गत है तो आपको कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है, पर अगर वो सीमा लांघते हैं तो आपको जो, और विशेषकर जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, तो प्रबंधकीय कार्यवाही की आवश्यकता तुरंत होती है। तो कैसे की जाती है वो आपको दिखा रखा है कि विचलन का कारण बताया जाएगा, फिर उसको कैसे सुधारा जाए ये बताया जाएगा। तो विचलन का कारण आया जो महत्वपूर्ण है कि दोषपूर्ण माल है, तो माल को ही आप जो प्रयोग में ला रहे हो माल, उसकी किस्म को बदलो, उसको इम्प्रूव करो सो दैट प्रोडक्ट अच्छा बनकर आए। अगर मशीन खराब है, मशीन में ही कोई दोष है, तो या तो उसकी मरम्मत की जाए, पर अगर मरम्मत संभव नहीं है तो मशीन को ही चेंज कर दिया जाए। ये सुधारात्मक कार्यवाही है। मशीन ऑब्सोलीट हो गई, अब वो प्रचलन में नहीं रही, तो आप मशीन को चेंज ही करोगे और नई तकनीक को अपनाओगे। यही आपके पास क्या है, एक ऑल्टरनेटिव बचता है। प्रक्रिया में दोष है, जैसे आपने कहा था ना, वहां पे पीछे हमने पढ़ा था कि क्या मानक यथार्थ हैं, तो आपको पता चला ही कि यथार्थ मानक ही नहीं है, तो अपनी प्रक्रिया को सुधारो, जो भी प्रक्रिया थी उसमें सुधार करो। ये सुधारात्मक कार्यवाही होती है। भौतिक दशा दोषपूर्ण है कंपनी की कार्य करने की, तो उस कार्य करने की भौतिक दशा को उन्नतशील बनाएं जिससे हम कार्य को समय पर अच्छे ढंग से पूरा कर सके कर्मचारी। तो ये थी सुधारात्मक कार्यवाही। इसके साथ ही हमारा नियंत्रण की पूरी प्रक्रिया होती है, नियंत्रण का चैप्टर भी समाप्त होता है, क्योंकि नियंत्रण में 2020-21 में इतना ही
सीबीएसई के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। एक टॉपिक और है जो रिलेशनशिप के ऊपर होता है, पर वो रिलेशनशिप का क्वेश्चन हटा दिया है। रिलेशनशिप किस किस का? प्लानिंग का और कंट्रोलिंग का। तो ये अब आपके कोर्स में नहीं है, पर आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो आपके एनसीईआरटी बुक में वो दिया गया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, और बिजनेस स्टडी का पूरा कोर्स मेरा कंप्लीट हुआ। अब मैं आपके सामने जितनी भी रिविजनरी तरीके हो सकते हैं वो सब आपके सामने लेके आऊँगा। मैं हर एक की गूगल फॉर्म के रूप में टेस्ट जनरेट कर रहा हूँ, वो आप तक पहुँचेंगे। साथ ही साथ मैं पीडीएफ फॉर्म में भी आपको वर्कशीट दिया करूँगा, तो मेरी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना चाहिए। तो अब इससे रिलेटेड क्वेरी होंगी। बाकी 12th का हमारा बिजनेस स्टडी का कोर्स चाहे हिंदी कंटेंट में हो चाहे इंग्लिश में हो, पूरा हो चुका है। अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए और अपने जीवन में